Hello guys, how are you? Fine, very good. I am Purti Bairagi, your Hindi teacher, Hindi subject teacher. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़कर समझेंगे, साथ में ही इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहली वीडियो में मैंने पार्ट 1 ध्वनि समझाया और साथ में उसके एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर भी करा दिए थे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले, लाख की चूड़ियाँ पढ़ने से पहले इस पाठ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि लेखक ने हमारा ध्यान किन किन चीज़ों की ओर केंद्रित करने के लिए इस कहानी का सहारा लिया है। तो बच्चों, लाख की चूड़ियाँ जो पाठ है उसमें ये बताया गया है कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें यानी हाथ की कारीगरी से ज़्यादा लोग बाग मशीनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और लेखक ये भी बताना चाहता है कि आज के युग में जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी, लोग बाग उनको बहुत पसंद करते थे, उनका स्थान किसने ले लिया है? मशीनों ने ले लिया है। हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ों का स्थान किसने ले लिया है? मशीनों ने ले लिया है, जिसके कारण हमारे समाज में कई लोग हजारों की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी के कारण उनका जीवन स्तर भी बिगड़ गया है। आप वर्तमान युग में देखते हैं कि पहले जो हाथों से काम किए जाते थे उसमें ज़्यादा समय लगता था, लेकिन इस मशीनी युग में मशीनों के द्वारा जो काम किया जाता है वह कम समय में ही पूरा हो जाता है। इससे हमें लाभ भी हुआ है तो दूसरी तरफ हमें इससे नुकसान भी हुआ है, क्योंकि कई लोगों के हाथ कट गए हैं, यानी कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। मशीनी जहाँ प्रगति करती हैं वहाँ पर नुकसान ये भी होता है कि उनसे जुड़े हुए मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से आपको यही बताना चाहता है कि आज के मशीनी युग ने किस प्रकार लोगों को बेरोजगार बना दिया है। साथ में लेखक आपको इस पाठ के माध्यम से ग्रामीण परिवेश यानी ग्रामीण रहन सहन और शहरी रहन सहन के बारे में भी बताना चाहता है कि ग्रामीण में रहने वाले लोग सीधे साधे और सच्चे स्तर के होते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोग काफ़ी चतुर चालाक और उनका रहन सहन का तरीका भी बहुत अलग होता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो शहरी लोगों को ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। और लेखक ये भी बताना चाहता है इस पाठ में जो एक व्यक्ति है बदलू काका, उसी के चारों तरफ आपकी ये कहानी घूमती रहती है, लाख की चूड़ियाँ। ओके, लाख की चूड़ियाँ किसके आसपास घूमती रहती है कहानी? बदलू काका के आसपास। इस बदलू काका के माध्यम से ही लेखक ने ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाने वाली चीज़ों की लागत कम होने या बिकने के क्या क्या कारण हैं, उनका स्थान मशीनों ने ले लिया है, इसी पर लेखक ने प्रकाश डाला है। ये आपकी कहानी एक मर्म स्पर्शी कहानी है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते पढ़ते हम समझते हैं। कक्षा 8 भाग 3 पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। ओके, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये बात कौन कह रहा है? लेखक अपनी कहानी शुरू कर रहा है और लेखक ये सब बातें कह रहा है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव का मतलब क्या है? इच्छा, लगाव। यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो कि भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था,
परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सैन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। देखिए, लेखक यहाँ पर आपकी कहानी शुरू करता है और बताता है कि किस लेखक को ही नहीं अपितु सभी बच्चों को अपने मामा के घर जाना बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर मौज मस्ती करने को मिलती है। लेखक भी अपने मामा के घर जाता है और वहाँ पर जाने का उसका विशेष कारण ये रहता है कि वहाँ पर एक बदलू काका है जो उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियों का मतलब अंटी के आकार की उसे देते थे, जिससे वह बड़े चाव से बड़ी इच्छा से खेलता था। अब यहाँ पर लेखक ये भी बताना चाहता है कि वैसे तो बदलू काका एक रिश्ते से, गांव के रिश्ते से वो मेरे मामा लगते, परंतु मैं उन्हें बदलू काका ही कहता था। कारण क्या था? क्योंकि गांव के सभी लोग उस व्यक्ति को बदलू काका कहकर ही पुकारते थे, इसलिए मैं भी उसे बदलू काका ही कहकर पुकारता था। लेखक कहता है कि बदलू काका का मकान कुछ ऊंचे पे बना हुआ था, यानी टीले टाइप पर बना हुआ था। उसके आंगन में एक नीम का वृक्ष था, जिसके नीचे बदलू अपना काम किया करता। बदलू कौन? बदलू काका अपना काम किया करता था। उसके घर के आंगन में एक भट्टी देखती रहती थी। भट्टी का मतलब होता है अंगारों की एक बड़ा सा चूल्हा होता है जो हमेशा जलता रहता है, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। तो अब यहाँ पर लाख शब्द आया है, यहाँ ऊपर भी लाख शब्द आया था। तो लाख का आप जानते हैं किसे कहते हैं? लाख एक पदार्थ होता है जिसको पिघलाकर कई रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, और यदि कोई सरकारी पत्र वगैरह हो तो उसके चिपकाने के लिए भी लाख का ही प्रयोग किया जाता है। और कई प्रकार के खिलौने, ईयर रिंग्स वगैरह भी लाख से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला बदलू काका का व्यवसाय क्या था? लाख की चूड़ियाँ बनाना। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी रहती। बताइए, इस बेलनुमा मुंगेरिया का बदलू काका क्या करता था? उन पे आकार चढ़ा के उनसे लाख की चूड़ियों का साइज बनाता था, यानी बड़े छोटे साइज की कई प्रकार की चूड़ियाँ बनाता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चाताप वह उन पर रंग करता। देखिए, यहाँ पर लेखक ने बदलू काका किस प्रकार लाख की चूड़ियाँ बनाता है, उसकी सारी विधि यहाँ पर लेखक ने आपको बताई है। चलिए आगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए यानी खाट, ग्रामीण भाषा में जो 4 पैर वाली रस्सी से बुनी हुई एक पलंग होता है उसको क्या कहते हैं? मचिया। जिस पर मचिया ग्रामीणों में बैठने के लिए सोफा वगैरह ऐसी कोई चीज़ें या स्टूल या प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह नहीं होती, पर वहाँ पर छोटे और बड़े आकार की कई छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खटियाँ होती हैं, जो स्टूल के समान बैठने के काम में भी आती हैं और बड़े आकार की सोने के काम में आती हैं। मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल यानी पास में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। अब देखिए, लेखक जब मामा के घर जाता तो उसका सबसे ज़्यादा समय किसके पास बीतता? अपने बदलू काका के पास ही बीतता। वह मुझे
लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। देखिए लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि जब मैं बदलू काका के घर जाता तो वो मुझे लला कहकर पुकारता। लला का मतलब होता है बेटा। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे लाला, लल्ला, लला प्यार से छोटे बच्चों को कहा जाता है, तो यहाँ पर लेखक को बदलू काका भी प्यार से लला कहा करता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह मुझे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। देखिए लेखक यहाँ पर कहता है कि जब बदलू काका लाख की चूड़ियों के 5-6 जोड़े तैयार कर लेता तब उनको निहारता। देखिए यह हर मनुष्य में एक विशेषता होती है कि वह अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ों की उनको देखकर खुद ही मन में प्रशंसा करता है कि उसकी चीज़ें, उसके द्वारा बनाई हुई चीज़ें कितनी सुंदर है। तो बदलू काका भी अपने द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियों का निरीक्षण करता जैसे कि नववधू की कलाई हो। बदलू काका उन चूड़ियों को किस प्रकार देखता? जिस प्रकार नई बहू होती है, घर में नई दुल्हन होती है, उसके हाथ में सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती हैं, उनको सभी लोग देखते हैं, वैसे ही बदलू काका भी अपने द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियों को निहारता रहता। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ क्या है? जो चूड़ियाँ बनाता है और बेचता है। मनिहार यहाँ पर जैसे सब्जी बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला, या कुछ कोई भी लोहे से बनाने वाले चीज़ों को लोहार कहते हैं। ठीक वैसे ही मनिहार उसको कहते हैं जिसके द्वारा चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। देखिए पैतृक एक शब्द आया है। पैतृक का अर्थ यहाँ पर क्या है? पैतृक का अर्थ ये है कि किसी व्यवसाय को परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाना। यानी बदलू काका जो व्यवसाय करता था चूड़ियाँ बनाने का, यह काम उसके पिताजी भी शायद करते होंगे, दादाजी भी करते होंगे, तो ये उसका अपना खुद का व्यवसाय नहीं था, बल्कि उसके परिवार में परंपरागत यह व्यवसाय किया जाता था। इसलिए यहाँ पर पैतृक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी बदलू काका जो काम करता था चूड़ी बनाने का, वो क्या था? उसके परिवार में परंपरागत व्यवसाय था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी बिकना, मतलब उसके द्वारा जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी वो काफ़ी मात्रा में बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। देखिए बदलू काका, जो लेखक यहाँ पर आपको वस्तु विनिमय का अर्थ समझाने के लिए कहता है कि बदलू काका जो चूड़ियाँ बनाता था उनके बदले वह क्या पैसे नहीं लेता था, अपनी ज़रूरत का सामान लेता था और चूड़ियाँ देता था। देखिए पहले के ज़माने में वस्तु विनिमय का अर्थ ये था कि लोग बाग क्या करते थे, दूसरे व्यक्ति को कुछ सामान देकर कुछ सामान ले लेते थे। यानी बदलू काका को गांव के लोग अनाज, कपड़े आदि चीज़ें देकर चूड़ियाँ खरीदते थे। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु देना। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है यहाँ पर? वस्तु के बदले वस्तु देना, यानी कुछ वस्तुएं आप दो और सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसके बदले में कुछ वस्तुएं देगा। तो बदलू काका यहाँ पर चूड़ियों के बदले कपड़े, अनाज आदि लेता था। बदलू काका की जो चूड़ियाँ हैं गांव की औरतें ही नहीं पहनती थी, अपितु आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ पर भी उसकी चूड़ियों को पसंद किया जाता था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा।
हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता, जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब लेखक देखिए कहता है कि वैसे तो 12 महीने में कोई भी उससे वैसी ही चूड़ियां ले जाए तो वो मना नहीं करता था, लेकिन शादी विवाह का जो अवसर आता था उसमें बदलू काका सारी कसर निकाल लेता था। अर्थात शादी विवाह के अवसर पर या खुशी के मौके पर उसको उसकी मुंह मांगी कीमतें मिलती थी। यानी बदलू काका जो कुछ मांगता वस्तुएं वो उसको शादी विवाह के लोग बड़ी खुशी होकर देते थे। यही एक अवसर होता था जब बदलू काका अपनी मांगे रखता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोग लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अब देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब देखिए इस पैराग्राफ में तो आपने बदलू के द्वारा बनाई हुई चूड़ियों का किस प्रकार लोग वस्तु विनिमय का कार्य करते थे और बदलू का अपनी चूड़ियों की सही कीमत कब वसूल करता था शादी विवाह के अवसरों पर, ये तो था आपको बदलू के जीवन में होने वाले कार्यों के बारे में कि बदलू काका जब सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था उनको किस प्रकार बेचता था और किस प्रकार उनको बनाने के बाद देखता था, ये सब था। लेकिन इस पैराग्राफ में स्थिति बदल जाती है जो कि इस प्रकार है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ क्यों होने लगी। अब आइए आगे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें हमें पता चलेगा कि बदलू को जिन लाख की चूड़ियों से इतना प्रेम था, बनाने के बाद उनको निहारता रहता था, उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था। तो लेखक ने ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है कि उसको लाख की चूड़ियों से इतनी चिढ़ क्यों हो गई थी। तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते हम समझते हैं। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उनर देता, उनर यानी अनसुना कर देता। शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ और औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। देखिए लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि बदलू काका कांच की चूड़ियों को देखकर क्यों चिढ़ जाता था, क्योंकि अब समय बदल गया था और बदलू काका के द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता था। अब सभी लोग कांच की चूड़ियों को पसंद करने लग गए थे क्योंकि कांच की चूड़ियाँ देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि बदलू काका जो हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाते थे उनका स्थान किसने ले लिया है, मशीनों के द्वारा बनाई हुई कांच की चूड़ियों ने। लेखक हमें क्या बताना चाहता है कि बदलू काका के द्वारा जो लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती थी उनका स्थान किसने ले लिया है, मशीनों के द्वारा बनाई हुई कांच की चूड़ियों ने। जिस और शहरीकरण के लोग
ज़्यादातर कांच की चूड़ियाँ ही पहनना पसंद करते हैं। अब बदलू काका अपने रहन सहन और परिवेश के बारे में बताना चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता कि एक औरत अपने मर्द का हाथ पकड़कर घूमती रहे, लेकिन शहरों में तो सब कुछ चलता है। औरतें अपने मर्द का यानी पति का हाथ पकड़कर घूमती रहती हैं। यानी यहाँ पर लेखक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में और शहर में रहने वाले लोगों के बीच अंतर करते हुए बताता है। तो यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में पता चल गया कि बदलू काका कांच की चूड़ियाँ देखते ही क्यों चिढ़ जाता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। देखिए, बदलू काका सबसे अच्छा लेखक को क्यों लगता था? क्योंकि वह रोज उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। बहुधा का मतलब क्या है? मतलब हर साल गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आता। पर 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया। अब लेखक कहता है कि मैं हर साल अपने मामा के घर जाता और स्कूल जब खुलने को आते तभी मैं मामा के घर से लौट कर आता। लेखक कहता है मैं शायद 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया हूँ। तभी मेरे पिताजी की एक दूसरे के शहर में बदली हो गई। बदली का मतलब क्या है? लेखक के पिताजी जो नौकरी करते थे उसका ट्रांसफ़र हो गया था, यानी स्थानांतरण हो गया था। बदली का मतलब यहाँ पर हिंदी में स्थानांतरण या अंग्रेजी में ट्रांसफ़र हो गया। एक लंबी अवधि का मतलब है यहाँ समय तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रह गई थी। आप देखिए, लेखक यहाँ इस पैराग्राफ में कहता है कि मैं 2-3 बार ही अपने मामा के घर गया था, लेकिन मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, जिसके 8-10 साल बाद मैं अपने मामा के घर गया और अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था, जिसके कारण अब खेलने वाली चीज़ें जैसे लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि समय के अनुसार सब बदल जाता है। अब मैं काफ़ी इतना बड़ा हो गया था कि अब मुझे लाख की गोलियों के साथ साथ बदलू का भी याद नहीं था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। देखिए, लेखक कहता है कि इसी बीच मैंने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हैं। यानी यहाँ अब पुरानी चीज़ें यानी लाख के बदलू काका के द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहने हुआ था। जब लेखक मामा के घर जब छोटेपन में जाता था तब सभी लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, लेकिन 8-10 साल में इतना अंतर आया कि अब लाख की चूड़ियाँ उसे देखने को नहीं मिली और सभी स्त्रियाँ गांव की अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई हैं। यानी यहाँ पर बदलू काका के द्वारा जो हाथ से बनाई हुई लाख की चूड़ियों का स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने। मशीनों के द्वारा जो कांच की सुंदर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उन्हीं को स्त्रियाँ पहने हुए थीं। बिल्ले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून
बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। देखिए, अब लेखक को कांच की चूड़ियों के माध्यम से पता चल बदलू काका का ध्यान हो आता है और वह सोचता है कि अब मुझे बदलू काका से एक बार मिल आना चाहिए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। देखिए, अब बदलू काका भी, लेखक जब इतना बड़ा हो गया तो बदलू काका भी उसे भूल चुका है, इसलिए लेखक अपना परिचय देते हुए उसे बताता है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी बदलू काका लेखक के द्वारा परिचय देने पर भी चुप रहता है और वह सोचने लग जाता है कि यह कौन है, यानी अपने स्मृति में झांकने लग जाता है कि यह कौन है। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब देखिए, यहाँ पर बदलू काका को ध्यान आ गया कि यह वही लला है जो मेरे पास बचपन में आया करता है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। देखिए, यहाँ पर बदलू काका के मन में जो पीड़ा है, व्यथा है, उसको बदलू काका कहता है कि अब तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, अब कोई मेरे द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करता। यानी यह बात बदलू काका दुखी मन से कहते हैं, उसके मन में एक पीड़ा सी उठती है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग ने यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब देखिए, बदलू काका कहता है कि आजकल सभी काम मशीनों के द्वारा होने लग गए हैं, यानी चूड़ियाँ ही मशीनों से नहीं बनाई जाती, अपितु खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। और घर, मतलब बदलू काका ये बताना चाहते हैं कि आजकल घरों में भी और खेती बाड़ी में भी मशीनों का प्रयोग होने लग गया है। ठीक वैसे ही जैसे लाख की चूड़ियों के स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया है, वैसे ही कुछ काम ऐसे भी हैं जो लोग हाथों से करते थे, परंतु उनका स्थान मशीनों ने ले लिया है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी ही जल्द टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब देखिए, लेखक इतने सालों के बाद बदलू काका से मिलता है तो उसकी शारीरिक विशेषताएं बताता है कि पहले बदलू काका कितना फुर्तीला था या काम अच्छे से करता था। अब वह थोड़ा उम्र के हिसाब से बूढ़ा हो गया है, जिसके कारण उसे खांसी उठने लग गई है, उसके हाथों पर नसें उभर आई हैं, यानी वह बुजुर्ग हो गया है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। यहाँ पर व्यथा का मतलब क्या है? परेशानी, दुख या कष्ट। मतलब उसके अंदर लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उसके मन में कोई व्यथा छुपी है, पीड़ा छुपी है, दर्द छुपा है।
लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बदलू काका जो गांव में इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाकर बेचता था, सब लोग उसका सम्मान करते थे और समय आने पर उसे वस्तु विनय में भी बहुत अच्छा देते थे, यानी चूड़ियों के बदल उसे धन और कपड़े अनाज सब कुछ मिलता था। लेकिन आज वह उसकी स्थिति नहीं रही है, स्थिति बदल गई है, यानी इस मशीनी युग के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। तो लेखक का बदलू काका के माध्यम से ये भी बताना चाहता है कि समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती हैं। जहाँ बदलू काका की चूड़ियाँ सभी पसंद करते थे, वहाँ अब बदलू काका की चूड़ियों को कोई पूछता भी नहीं है, यानी बदलू काका के मन में यही व्यथा छुपी हुई है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उनर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखावित का मतलब मेरी तरफ देखकर बोला, माफ़ करना लला, मुझे आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखा था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बतख का मतलब क्या है, एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर 2 सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि का मतलब क्या होता है? उंगलियों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह का मतलब नज़र एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक कर रह गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। मतलब फबने का मतलब क्या है? बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी का विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। देखिए, पहले बदलू काका को लोग बाग चूड़ियों के बदले कपड़े, अनाज आदि चीज़ें दिया करते थे, यानी वस्तु विनिमय किया करते थे। लेकिन अब बदलू काका को क्या, उनकी चूड़ियों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको उनकी मुंह मांगी कीमत न देकर अपने हिसाब से पैसे दे रहे थे। लेकिन बदलू काका भी अपने वादे पर अटल रहने वाले थे। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, चाहे उनके चूड़ियाँ कोई खरीदता या नहीं। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। देखिए, बदलू काका ने इतने समय के बाद भी, जब उसकी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता था, उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और अपनी चूड़ियों को सस्ते में नहीं बेचा। यानी बदलू काका अपने विचारों में परिवर्तन करने वाला नहीं था, यानी समय के अनुसार बदलने वाला